Hello and welcome back to my YouTube channel Universal Facts by Vaishali. So today we are going to start new topic and the name of a topic is limitation of a planning. So let's start limitation. अब देखिए limitation में दो तरीके से आते हैं, पहला है internal, second है external. Internal के अंदर आ जाती हैं planning leads to rigidity, planning reduce creativity, planning is a time consuming process, planning involves huge cost, planning does not guarantee success, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट. एक्सटर्नल के अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल कैलेमिटीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, चेंजेस इन गवर्नमेंट, स्ट्रेटजीज ऑफ कंपटीटर्स, चेंजेस इन फैशन. सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंटरनल लिमिटेशन. इंटरनल लिमिटेशन के अंदर फर्स्ट वन है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. ये क्या कहता है? वंस अ वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन मैनेजर्स मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू चेंज इट. देखो अब देखिए कुछ अगर बेनिफिट हमें हर चीज़ के मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी हमें मिलती हैं. ठीक है, तो कुछ अच्छा अगर हमने पोर्शन देखा तो कुछ नेगेटिव पोर्शन भी है. तो पहला नेगेटिव पोर्शन क्या कह रहा है कि जब अगर हमने एक बार वेल डिफाइंड मतलब बहुत अच्छा प्लान अगर हमने बना दिया है, ठीक है, तो मैनेजर्स उस पोजीशन में नहीं रहता बाद में कि उस प्लान को चेंज कर सके. आपने अगर देखिए इतनी मेहनत करके पूरा प्लान बना दिया तो आप फिर उसके बाद चेंजेस करने की कंडीशन में नहीं रह पाते. ठीक है, तो पहली हो गई क्या? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, यानी कि यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं जिसकी वजह से आप चेंजेस नहीं कर पाते. सेकंड कह रहा है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी. प्लानिंग इज़ डन बाय टॉप मैनेजमेंट. प्लानिंग क्या होती है? टॉप मैनेजमेंट के थ्रू होते हुए आ रही है. तो क्या होती है कि जो नीचे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखे. मान लीजिए मैं बॉस हूँ, मैंने अपना पूरा एक प्लान बना के अपने एम्प्लॉयज़ को पकड़ा दिया या अपने मैनेजर को पकड़ा दिया और मैंने बोला कि भाई अपने एम्प्लॉयज़ से ऐसे ऐसे काम कराओ. ठीक है, तो मैंने पूरा प्लान बना के दे दिया ना. अब क्या है, कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉय उसमें चेंजेस नहीं कर सकते. मान लीजिए हो सकता है कि जो प्लान मैंने बनाया है उससे भी अच्छा कुछ इनोवेटिव एम्प्लॉय के दिमाग में चल रहा है, लेकिन वो मुझे नहीं बता सकता. क्यों? क्योंकि मैं उसकी बॉस हूँ, मैं ऑलरेडी प्लान बना चुकी हूँ, सब कुछ कर चुकी हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्रिएटिविटी नहीं आ पाती, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाती है. थर्ड है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. क्या है? प्लानिंग एक टाइम कंज्यूम यानी कि बहुत टाइम टेकिंग है, यहाँ पर बहुत टाइम लग जाता है प्लानिंग में. तो प्लानिंग रिक्वायर्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. कह रहा है कि प्लानिंग सबसे ज़्यादा क्या मांगता है? इन्फॉर्मेशन मांगता है, एनालिसिस मांगता है, इंटरप्रिटेशन मांगता है, यानी कि ब्रीफिंग मांगता है. ठीक है, तो जब आपके पास ये सारी ही चीज़ें आ जाएंगी, देखिए आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, उसे एनालाइज करा, उसे इंटरप्रिटेट करा, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए, तो इन सब चीज़ों में टाइम तो लगेगा ना. अब ऐसा तो है नहीं कि 10 मिनट के अंदर आपने पूरी प्लानिंग करके रख दी. नहीं, ये सारी ही चीज़ें जब आपके हाथ में होंगी तब आप उसको क्या करोगे? प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करना शुरू करोगे. तो यहाँ पर आपको काफ़ी टाइम लग जाता है. नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट. अब प्लानिंग में आपका काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है. व्हेन प्लान्स आर ड्रॉन अप ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, दैट इज एक्सपेंसेस एंड बोर्ड मीटिंग, डिस्कशन विद प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस टू फाइंड आउट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्लान. कह रहा है कि जब भी हम प्लान बनाते हैं, प्लान ड्रॉन करना शुरू करते हैं, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है प्लानिंग करने के लिए. कैसे, किन चीज़ों पे ज़्यादा खर्चा हो जाता है? जैसे मान लीजिए आपने बोर्ड मीटिंग बिठाई तो उसमें एक्सपेंसेस लगेंगे, खर्चा होगा. या फिर मान लीजिए आपने कोई प्रोफेशनल एक्सपर्ट बुलवाए, ठीक है, प्लान बनाने के लिए, तो वहाँ पर आपका कॉस्ट लग जाएगा, पैसा लग जाएगा. या आप क्या करते हो? प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन करवाते हो किसी भी चीज़ को के बारे में, पता करवाने के बारे में, या फिर उसकी फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, वो कैसे काम करेगा, क्या क्या उसके लॉसेस होंगे, क्या क्या उसका प्रॉफिट होगा, तो सारी चीज़ें आप पता करवाते हो. तो इन चीज़ों में क्या लगता है? खर्चा लगता है, ऑब्वियस बात है. तो यहाँ पर कह रहा है कि ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट कह रहा है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस. प्लानिंग क्या है? गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस ही मिलेगी. द सक्सेस ऑफ एन इंटरप्राइज इज पॉसिबल ओनली व्हेन द प्लान आर प्रॉपरली ड्रॉन अप एंड इम्प्लीमेंटेड. कह रहा है सक्सेस आपको एक इंटरप्राइजेस में तभी पॉसिबल है जब आपका प्लान बहुत ही अच्छे से वेल ड्रॉन्ड बना है,
ठीक है, और बहुत अच्छे से वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, यानी कि जैसा प्लान बनाया है एग्जैक्टली अगर वैसे ही फॉलो हो रहा है, वैसे ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो चांसेस हैं कि आपको सक्सेस मिल सकती है, वरना कोई गारंटी नहीं है कि जो प्लान बनाओगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, मान लीजिए अगर आपको लॉस हो गया तो ये तो नहीं कह सकता ना कोई, पहले से प्लानिंग तो नहीं करके चलेगा कि हाँ मुझे लॉस ही होगा, ठीक है, सोच के तो हम प्लानिंग तो यही करके चलते हैं कि हाँ हम जो प्लान बना रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट ही होगा, तो गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। ये क्या है, डायनेमिक इन्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल पाता। द बिजनेस इन्वायरमेंट इज़ डायनेमिक। क्या है बिजनेस, देखिए आपको पहले ही चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कि बिजनेस क्या है, बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, डायनेमिक है, चेंजेस आते रहते हैं, ऐसा नहीं है जो आपने सोच के रखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, कई बार चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू कंस्टेंटली अडॉप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट। कई बार क्या होता है, हमने जो प्लान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिज़नेस है, एंटरप्राइज है, वो काम नहीं कर पाता। क्यों, मान लीजिए हमने जो प्लानिंग करी है बीच में ही कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, कोई भी डायनेमिक इन्वायरमेंट आ जाता है, यानी कि कोई भी चेंजेस आ जाते हैं हमारे बिजनेस में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान में उस तरीके से चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। अगर हम चेंजेस नहीं लाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। तो कह रहा है कि अगर किसी भी बिजनेस में देखिए कंस्टेंटली अडप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे। जैसे जैसे आपका बिजनेस आपसे चेंजेस मांग रहा है, आपको अपने बिजनेस में चेंजेस करने पड़ेंगे। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में पहला है नेचुरल कैलेमिटीज़। यहाँ पर कह रहा है देखिए सच एज, नेचुरल कैलेमिटीज़ क्या हो सकती हैं, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजर एंड कॉज फेलर ऑफ प्लानिंग। अब देखिए कुछ चीज़ें तो हम सोच के चल सकते हैं कि चलिए अगर लॉस हो गया तो हम ऐसा कर लेंगे, या फ्यूचर में हम पैसा सेव करके रख लेते हैं, फ्यूचर में अगर लॉस हो गया तो हम फ्यूचर में वो पैसा लगा देंगे। कुछ चीज़ें तो आप प्लान कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल है, आप उसको प्लान नहीं कर सकते। अब देखिए मैंने ये सोचा था कि आज बारिश हो जाएगी, नहीं, लेकिन हो गई ना, तो वो तो नेचुरल है, मैंने तो उसमें कुछ नहीं किया। तो वैसे ही बिजनेस में भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, फेमाइन आ जाता है, ड्रॉट हो जाता है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंदर आ जाती है, तो वहाँ पर आपका या मैनेजर का बस नहीं चल सकता कि आप क्या करोगे, बिजनेस को संभाल पाओ। और मान लो कि अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, आप क्या करोगे, बिजनेस पूरी तरह से ही बर्बाद हो गया, टूट गया, बर्स्ट हो गया, जल गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो क्या आपने वो प्लानिंग करके रखी थी, नहीं, तो यहाँ पर आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके क्या है, कंट्रोल से बाहर है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। यहाँ पर कह रहा है रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग बिकॉज व्हेन न्यू टेक्नोलॉजी इज इंट्रोड्यूस एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फेस सेवरल प्रॉब्लम्स सच एज हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, poor competitive position in the market and higher capital expenditure to replace the absolute technology। कह रहा है कि यहाँ पर अगर टेक्निकल चेंजेस आ जाते हैं, जैसे कह रहा है रिड्यूस इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग, आपकी जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वो आपकी इफ़ेक्टिवनेस को क्या कर देंगे, यानी कि आपने जो भी प्लानिंग करी है उसको कम कर देंगे। कैसे, मान लीजिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आपकी मार्केट में आ रही है, तब क्या होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकती है, जैसे कि मान लीजिए हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप जो जिस पैसे में आप प्रोडक्शन पहले करते थे, अब उससे भी क्या हो गई है, हायर कॉस्ट हो गई है, तो वहाँ पर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए नई नई मशीन्स आ रही हैं, अब वो मशीन क्या है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो उसके लिए आपको कॉस्ट चाहिए ना अच्छी खासी, वो आपके पास नहीं है, तो आपकी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा तो आपको ग्रोथ या बेनिफिट या प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा है पुअर कंपटिटिव पोजीशन इन द मार्केट, अगर आपका क्या है, आपकी मार्केट में अच्छी कंपटिटिव पोजीशन नहीं है, यानी कि लोग आपके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं एज़ कंपेयर टू द अदर,
तो यहाँ पर भी क्या होगा, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे देखिए पहले से क्या आते थे, कीपैड वाले फ़ोन आते थे, अब क्या आ रहे हैं, टच स्क्रीन आ रहे हैं। तो अगर आपकी कंपनी कीपैड वाले ही फ़ोन बेच रही है और कंपनी टच स्क्रीन फ़ोन बेच रही है, तो आजकल सबसे कौन यूज़ करता है, टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, आपकी जो मार्केट है वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। आपकी जो कम्पिटिटिव मार्केट है वो क्या होगी, क्वाइट ऑब्वियस रिड्यूस क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो कहाँ जाना पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा, टच स्क्रीन फ़ोनों के बिज़नेस में, तो वहाँ पर जाना शुरू करेंगे। तो आपसे तो कोई खरीद ही नहीं रहा है, और अगर आपसे कोई खरीद ही नहीं रहा है, सप्लाई आपकी वहाँ से हो ही नहीं रहा, तो क्या होगा, क्वाइट ऑब्वियस है कि आपकी मार्केट डाउन चली जाएगी। फिर कह रहा है हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू रिप्लेस द एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी। और क्या है, अगर आप चाहते हो कि मान लो कि नई टेक्नोलॉजी जो आई है, जो भी चेंजेस आए हैं उसको आप अडॉप्ट करो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, यानी कि खर्चा करने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। जब आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा होगा तभी आप क्या करोगे, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाओगे। जब अडॉप्ट करोगे तो क्या होगा, तब आपकी मार्केट बेनिफिट में जाएगी, ग्रोथ में जाएगी। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने की वजह से भी बिज़नेस क्या हो जाता है, रिड्यूस होने लग जाता है, आपके बिज़नेस में इफ़ेक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो। नेक्स्ट आता है चेंजेस इन गवर्नमेंट। अब यहाँ पर कह रहा है पॉलिसी सच एज इंडस्ट्रियल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा सेटअप अपसेट फोरकास्ट एंड प्लान्स। अब देखिए चेंजेस इन गवर्नमेंट क्या करती है, समय समय पर नई नई पॉलिसीज़ लेकर आती रहती है। जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे टैक्सेशन पॉलिसी हो गई या बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट लेकर आता रहता है और उसमें चेंजेस करता रहता है। ठीक है, तो क्या है, इसके लिए हमें पहले से ही फोरकास्टिंग करके रहनी पड़ती है, प्लानिंग करके रहना पड़ता है। अगर हम मान लीजिए अब कुछ नई पॉलिसी आई है, उस नई पॉलिसी को अगर हम नहीं मानते, हमने तो वो उस पॉलिसी के बारे में पहले नहीं सोचा था, प्लानिंग नहीं करी थी। ठीक है, अब मान लीजिए कोई भी पॉलिसी आ जाती है, अगर आप उस पॉलिसी को ना मानो, उसको ना अडॉप्ट करो, हाँ, और उसको डिनाई कर दो, क्या होगा, गवर्नमेंट आपकी बिज़नेस को क्या कर सकती है, बैन कर सकती है, पेनाल्टी लगा सकती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी चेंजेस आ रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से उनको आपको अडॉप्ट करते रहना पड़ेगा। उसके लिए पहले से आपने प्लानिंग करते हुए चलना पड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रैटेजीज ऑफ कंपटीटर्स, दैट इज व्हेन अ कंपटीटर इंट्रोड्यूस इम्प्रूव मॉडल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, डिमांड एंड सेल ऑफ अ फर्म प्रोडक्ट में डिक्लाइन। कई बार क्या होता है कि कंपटीटर्स की कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं। कैसी स्ट्रैटेजीज, मान लीजिए कोई कंपटीटर है आपका, मान लीजिए आपका भी कपड़ों का मॉल है, बगल वाले का भी कपड़ों का मॉल है, ठीक हो गया। अब जो ए कपड़ों का मॉल है उसने क्या करा, उसके जैसे ही कपड़े आजकल ट्रेंड में चल रहे थे उसने वैसे बेचे। लेकिन जो बी मॉल वाला है, बी वाले ने क्या करा, जो भी उसके पास प्रोडक्ट्स पड़े थे उसी को ही उसने और ज़्यादा मॉडिफाइड कर दिया। जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट थे, जो पहले के प्रोडक्ट थे, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया और नए मॉडल के कपड़े वो लेकर आने लगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बी मॉल वाला है उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, उसकी सेल भी बढ़ेगी, तो उसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, उसको तो बेनिफिट हो रहा है। लेकिन ए वाले का क्या होगा, जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, डिमांड और सप्लाई डिक्लाइन हो जाएगा, जिसकी वजह से ए जो है, ए मॉल वाले को कई बार क्या है, ए मॉल वाले को लॉस उठाना पड़ेगा और बी वाले का प्रॉफिट होता जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके कंपटीटर्स आपसे कुछ इनोवेटिव लेकर आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप भी कोशिश करो कि आप उनसे भी अच्छा लेकर आओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी मार्केट डाउन चले जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है चेंजेस इन फैशन। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है, टेस्टेड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर में इफेक्ट द सेल फोरकास्ट ऑफ अ फर्म। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, अभी इससे पहले मैंने कपड़ों का भी दिया था, इससे पहले मैंने आपको फ़ोन का भी दिया था। तो यहाँ पर क्या बताया था कि फैशन में क्या हो रहा है, डे बाय डे चेंजेस आते जा रहे हैं। अगर आप उन चेंजेस को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। कैसे, कह रहा है कि देखिए कंज्यूमर या कस्टमर का जो टेस्ट है वो चेंज होता जा रहा है, उसकी जो प्रेफरेंसेस हैं, चॉइसेस हैं, वो चेंज होती जा रही हैं।
और जिसकी वजह से कई बार सेल में भी इफ़ेक्ट आ जाता है। अभी मैंने आपको फ़ोन का दिया था, पहले से कीपैड वाले फ़ोन बहुत चलते थे, ठीक है, तो उसकी डिमांड और सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जैसे जैसे टच स्क्रीन आए, अब टच स्क्रीन की सबसे ज़्यादा डिमांड और सप्लाई होने लगी है। तो कह रहा है कि अगर आप कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंसेस को नहीं समझोगे और उस हिसाब से आप फोरकास्टिंग करते हुए प्लानिंग नहीं करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको क्या होगा, लॉस होगा। अगर मैं हूँ, मैंने अगर सोचा कि नहीं मेरे पास इतना ही पैसा है कि मैं कीपैड की शॉप खोल सकूँ, और मैंने कीपैड फ़ोन की शॉप खोली, ठीक है, बस मैंने अपना पैसा देखा, अपना हिसाब देखा, मैंने ये नहीं देखा कि कस्टमर क्या मांग रहा है, मार्केट में क्या डिमांड है, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा उस बिज़नेस में? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो मुझे क्या सोचना है कि आगे मार्केट में कस्टमर क्या मांग रहा है, उसकी क्या डिमांड है, आजकल सप्लाई सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, उस हिसाब से अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो मुझे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ठीक है।